हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी सूत्र में, जहां हम सीजीपीएससी मेंस पेपर 7 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं। और आज का हमारा लेक्चर बेस्ड है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। तो चलिए, टॉपिक शुरू करने से पहले एक चीज बता दूं मैं आपको, अगर इस लेक्चर का आपको नोट्स और पीडीएफ चाहिए है तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना देख लेते हैं कि क्या हमारा टॉपिक है। टॉपिक है सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बैकग्राउंड क्या है इस एक्ट का। ये एक्ट जो है, एक तो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने के लिए लेके आया है, और अनटचेबिलिटी बेस्ड में जो जो ऑफेंस किए जाते हैं उसको डिफाइन करता है, और उसमें क्या क्या पनिशमेंट्स हैं उसको बताता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अनटचेबिलिटी जो इंडिया में है वो अभी रिसेंट टाइम से कुछ नहीं है, वो एक एंशियंट टाइम से ही हमको देखने को मिलती है। चाहे तो आप बात करिए वैदिक पीरियड की, तो वैदिक पीरियड में भी कास्ट बेस्ड, ओरिजिनली ऑक्यूपेशन बेस्ड कास्ट सिस्टम था, मतलब ऑक्यूपेशन पे बेस्ड कास्ट होता था। लेकिन धीरे धीरे वो रिजिड होने लगा। ओके। और हेरिडिटरी बेस में आ गया। मनुस्मृति में मेजर जो आपका देखेंगे तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को कोडिफाई किया हुआ है। ठीक है। और भक्ति मूवमेंट्स की बात की जाए, 8 से लेकर 17 सेंचुरी तक जो भक्ति मूवमेंट चला, सेंट लाइक रविदास, है ना, रविदास जी या कबीर दास, ओके, कबीर जी। तो इन लोगों ने जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उसके खिलाफ चैलेंज किया और इक्वालिटी को प्रमोट किया। तो ये भक्ति मूवमेंट हमको देखने को मिलता है। बात की जाए अगर कॉलोनियल एरा में, तो बहुत सारे की पर्सन्स हैं जिनका रोल है अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए। आप जरूर जानते होंगे, जैसे महात्मा गांधी जी हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ज्योतिराव फूले और पेरियार ईवी रामास्वामी। तो इन लोगों के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, और ये लोग भी की रोल्स अदा किए हैं अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए। तो ये थोड़ा बैकग्राउंड हम जान लेते हैं कि ये एक्ट जो है अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए है। तो सबसे पहले हम चलिए देखते हैं कि हमारा सिविल राइट्स एक्ट वो कह क्या रहा है। ये सिविल राइट एक्ट जो है वो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने के लिए तो लाया गया है। ओके। और प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कास्ट। कास्ट के बेस में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं सोसाइटी में उसको प्रोहिबिट करने के लिए एक्ट लाया गया है। तो की गोल्स की अगर हम बात कर लें, तो की गोल्स क्या क्या हैं इस एक्ट के। एक तो एबॉलिश करना है अनटचेबिलिटी, इक्वल राइट्स प्रोवाइड करना है सभी को, है ना, कि पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं अगर, है ना, कोई भी पब्लिक चीज़ों को अगर यूज़ कर रहे हैं, सर्विसेज को, ठीक है, और भी कोई चीज़ों को, तो वो सबको इक्वली मिले। कोई भी आप कास्ट बेस्ड या अनटचेबिलिटी के नाम पे उनसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है। इम्पावर करता है विक्टिम्स को। जैसे विक्टिम किसी के साथ अगर अनटचेबिलिटी का बर्ताव किया जा रहा है तो उसको उसके खिलाफ उसके प्रोटेक्शन दी जाती है। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ द अथॉरिटीज जैसे पब्लिक सर्वेंट्स, कंपनीज, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसमें फिक्स की गई है, आगे हम देखेंगे, है ना। स्ट्रिक्ट पेनल्टीज ऑफ रिपीटेड ऑफेंडर्स की स्ट्रिक्ट पेनल्टीज दी गई है, अगर बार बार कोई ऑफेंड कर रहा है तो उसके लिए अलग से पनिशमेंट्स हैं। गवर्नमेंट की ड्यूटी है इन्फोर्स करने की, तो ये इसको भी हम आगे देखेंगे। ओके। एंड प्रिवेंशन ऑफ सोशल बॉयकॉट एंड हरासमेंट, जैसे आपने देखा होगा कि किसी फिल्म वगैरह में देखा होगा, और आपने रियल लाइफ में भी अगर आप गांव वगैरह साइड जाते हैं तो देखा होगा आपने कि किस तरीके से ये दलित्स को या फिर अनटचेबिलिटी फैली हुई है। वाटर रिसोर्सेज को यूज करने के लिए मना कर दिया जाता है, टेम्पल्स, होटल्स, मतलब जो नॉर्मल पीपल जहाँ जा सकते हैं उसके लिए भी उनको मना कर दिया जाता है कि भाई आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं, वहाँ नहीं जा सकते हैं। तो ये सब जो है ये क्रिमिनल ऑफेंस के दायरे में आता है अनटचेबिलिटी। और अनटचेबिलिटी के अंदर जितने भी ऑफेंस हम पढ़ेंगे सब कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है सभी। हमने सीआरपीसी वाले लेक्चर में, आईपीसी वाले लेक्चर में कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में पढ़ा था। तो ये भी जितने ऑफेंसेस इसमें होंगे वो कॉग्निजेबल टाइप के होंगे। चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशंस देख लेते हैं कुछ। सबसे पहले डेफिनेशन आती है सिविल राइट्स की, कि सिविल राइट्स क्या है। ऐसे राइट्स जो फ्रीडम और इक्वालिटी प्रोवाइड करें पर्सन्स को, और ऐसा ट्रीटमेंट ना हो उनके साथ। ओके। जैसे रेस, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, डिसेबिलिटी और नेशनैलिटी के बेस्ड में उनके साथ कोई भी ऐसा अनबायस्ड ट्रीटमेंट ना हो। तो ऐसे राइट्स को सिविल राइट्स कहते हैं कि भाई ये एटलीस्ट सिविल राइट्स तो मिलना है, इक्वालिटी हो गया, फ्रीडम हो गया, जस्टिस हो गया, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ये चीज़ों के बेस्ड में नहीं होना है।
अब बात की जाती है प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप। यहाँ पे पब्लिक वर्शिप को क्या बताया गया है इस एक्ट के माध्यम से, ऐसा प्लेस जहाँ पे जनरल पब्लिक आके वर्शिप करती है, ठीक है, रिलीजियस वर्शिप करती है, जैसे कि टेम्पल हो गया, मॉस्क हो गया, चर्चेस हो गए, है ना, अदर रिलीजियस प्लेसेस हो गए, तो उसको प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप कहा जाएगा। अगर मान लीजिए किसी का प्राइवेटली ओन्ड टेम्पल है, प्राइवेटली ओन्ड वर्शिप प्लेस है, अगर वो ओनर चाहता है, अलाउ करता है, तो फिर वो पब्लिक वर्शिप भी कहलाने लगेगा। लेकिन अगर वो प्राइवेट प्लेस है, अगर ओनर अलाउ नहीं करता है, तो फिर वो पब्लिक वर्शिप नहीं आएगा। तो छोटी-छोटी डेफिनिशंस हैं, जैसे होटल है, होटल में आप रिफ्रेशमेंट रूम्स को चाहे चाहे कैफ़े हो, है ना, बोर्डिंग हाउसेस, होटल्स, कॉफ़ी हाउसेस या कैफ़ेज़, तो ये सब चीज़ें जहाँ रिफ्रेशमेंट्स के लिए जगह हो, तो उसको होटल का नाम दिया गया है। प्लेसेस की बात करें जाएँ तो कवर्ड हाउसेस, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, प्रीमाइसेस, टेंट्स, व्हीकल्स एंड वेसल्स, तो ये सब जो इस एक्ट के अंदर जहाँ-जहाँ प्लेसेस का यूज़ किया गया है, वो ये सब चीज़ों के अंदर आता है। प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, जैसे मान लीजिए आप मॉल जा रहे हैं, आप एंटरटेनमेंट थिएटर्स वगैरह जा रहे हैं, ओके, कहीं मैदान में मैच देखने जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है पब्लिक एंटरटेनमेंट की प्लेसेस हैं, इसको डिफाइन किया गया है। शॉप्स की बारी में बात करें तो जो भी अपन होलसेल रिटेल शॉप्स हैं, है ना, स्ट्रीट वेंडर्स, मोबाइल शॉप्स, अलग अलग जो शॉप्स कहलाती हैं वो इस डेफिनेशन में आते हैं। तो छोटे छोटे डेफिनेशन हैं, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप पढ़िए इसको। अब बात आती है कि क्या-क्या ऑफेंसेस किस-किस सेक्शंस में दिए गए हैं और उसके क्या-क्या पनिशमेंट हैं। तो मैंने एक समराइज़्ड वे में एक टेबल बनाया है, जिसमें हम 6 ऑफेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है सेक्शन 3 के अंदर, बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ ऑफेंस है, रिलीजियस डिसेबिलिटी के बेस में। मतलब रिलीजियस डिसेबिलिटी की बात की जाए, मतलब ये है कि कोई भी पर्सन अगर किसी व्यक्ति को एक प्लेस ऑफ वर्शिप में, ठीक है, प्लेस ऑफ वर्शिप में, पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप में एंट्री करने से मना कर दे, प्रोहिबिट कर दे, जबकि वो प्लेस जो है वो ओपन है, वो ओपन है दूसरे लोगों को, वो सेम रिलीजन के दूसरे लोगों को वो ओपन प्लेस अलाउड है। तो ऐसे प्लेसेस में जाने के लिए, वर्शिप करने के लिए, चाहे वो जैसे मान लीजिए घाट्स हैं, ओके, कोई रिवर है, बाथिंग एरिया है, तो यहाँ पे भी जाके जैसे वर्शिप करते हैं ना लोग, तो वहाँ पे भी जाने के लिए अगर मना कर दे, तो वो रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ के अंदर ऑफेंस आएगा। तो उसकी पनिशमेंट क्या है, 1 से लेके 6 मंथ, एटलीस्ट 1 मंथ तो होगा और 6 मंथ मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट रहेगा और 100 से 500 रुपीज़ फाइन। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पनिशमेंट का क्राइटेरिया सभी जगह सेम है, तो आपको ये तो याद करने में इश्यू नहीं होगा। बस लास्ट में आप ये पॉइंट देखना पड़ेगा कि 3 से 6 मंथ्स वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलीजियस डिसेबिलिटी की बात हो गई, अब सोशल डिसेबिलिटी की बात करते हैं। तो सोशल डिसेबिलिटी ऐसा है कि जैसे मान लीजिए अभी तो हमने थर्ड में पढ़ा कि रिलीजियस प्लेसेस में जाने के लिए मना कर दिया जाए, लेकिन सोशल डिसेबिलिटीज में क्या होगा कि उस ऐसे पर्सन को पब्लिक प्लेसेस में वहाँ की फैसिलिटीज यूज करने में, है ना, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने में, रेस्टोरेंट यूज करने में, ओके, तो वहाँ के लिए प्रोहिबिट कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ के बर्तन भी यूज करने को मना कर दिया, धर्मशाला के बर्तन यूज करने मना कर दिया, है ना, या कोई भी ऑक्यूपेशन, जैसे मान लीजिए सभी लोग ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, वो ऑक्यूपेशन करने से उसको मना कर दिया जाए, ठीक है? वो कोई हाउस में रेंट ले रहने से मना कर दिया जाए। और ये सब जो मना किया जा रहा है, वो डिनाइंग का रीज़न जो है, वो रीज़न अगर अनटचेबिलिटी निकलता है, अनटचेबिलिटी, तो फिर ये ऑफेंस जो है सोशल डिसेबिलिटी के अंदर आएगा। तो इसकी पनिशमेंट क्या है, 1 से लेके 6 मंथ, इम्प्रिजनमेंट 100 से लेके 500। तो आप ये याद रखिएगा कि ये सब चीज़ें मना तो की जा सकती हैं, लेकिन अगर रीजन अनटचेबिलिटी है, ओके, डिस्क्रिमिनेशन है, तब वो ऑफेंस में आएगा। ऐसा नहीं है कि मना नहीं किया जा सकता है। तो कभी भी आप आंसर राइटिंग में लिखेंगे तो आप ये सब चीज़ों के लिए डिनाइंग तो कर रहे हैं, लेकिन रीजन लिखिए, रीजन क्या है, मेन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, कोई भी पब्लिक प्लेसेस में जाने के लिए। तो ये सोशल डिसेबिलिटी हो गया। 3 और 4 जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, समझ रहे हैं ना, एक इम्पॉर्टेंट आपका निकल के आता है यहाँ पे सेक्शन। अब ये 3 और 4 के लिए हम ये देख लेते हैं, एक नोट पॉइंट दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए बुद्धिज़्म है, सिखिज़्म है, जैनिज़्म है, ठीक है? और कोई भी टाइप के, जैसे मान लीजिए आपके इंक्लूडिंग लिंगायत कम्युनिटी है, आदिवासीज़ हैं, फॉलोवर ऑफ ब्रह्मो समाज है, प्रार्थना समाज, आर्य समाज। तो ये सभी लोगों को, ये सभी संप्रदायों को इस एक्ट के तहत सिर्फ़ सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के लिए हिंदू माना जाए, ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो ये सेक्शन 3 और 4 के अंतर्गत इन लोगों को हिंदू की कैटेगरी में रखा जाएगा, ओके। अब बात आती है सेक्शन 5 की। अगर मान लीजिए हॉस्पिटल है, स्कूल्स हैं, है ना, हॉस्टल्स है, यहाँ पे अगर एंट्री डिनाई की जाती है
बेस्ड ऑन द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अगर अनटचेबिलिटी के बेस्ड में अगर इनको एंट्री मना की जाती है, मान लीजिए एंट्री दे भी दी गई, लेकिन किसी इंस्टीट्यूशन में, मान लीजिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एंट्री मिल गई, लेकिन एंट्री मिलने के बाद, एडमिशन मिलने के बाद भी अगर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है आफ्टर एंट्री, ओके, तो भी ये रिफ्यूजल ऑफ एडमिशन के अंदर, इस सेक्शन के अंदर ऑफेंस कहलाएगा, और पनिशमेंट तो आपको पता है 1 से 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट एंड 100 से लेके 500 रुपीज का फाइन। अब बात आती है सेक्शन 6 के अंदर, रिफ्यूजल ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर कोई भी सामान बेचने के लिए मना किया जाता है बेस्ड ऑन द अनटचेबिलिटी, ये हमेशा याद रखिएगा, अनटचेबिलिटी के बेस्ड में, तो भी फाइन क्या है, 1 से 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट एंड 100-500 फाइन। अदर ऑफेंसेस में देख लें रिलेटेड टू अनटचेबिलिटीज। अगर कोई पर्सन जो है ऑब्स्ट्रक्टिंग द राइट्स अंडर 17, मॉलेस्टेशन का, इंसाइटिंग का, है ना, तो इस तरीके के ऑफेंसेस अगर होते हैं और आर्टिकल 17 के तहत जो अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट किया गया है, अगर उसको वायलेट किया जाता है, तो भी सेम 1 से 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट है और 100 से लेके 500 का फाइन है। ठीक है। अगर एक बात और निकल के आती है, अगर कोई पर्सन इसी आर्टिकल के अंदर, इसमें हम आपको देख पढ़ाते हैं, अगर इसमें क्या होता है, कोई पर्सन है, ठीक है, किसी को जाके हर्ट करता है उसके घर में, ठीक है, मारा पीटी करता है या कुछ भी करता है, क्यों कर रहा है वो, क्योंकि उसने आर्टिकल 17, है ना, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को सपोर्ट किया है, ठीक है, उसको अपना एज अ राइट माना है। और जैसे बोलते हैं ना कि भाई मारा पीटी हो जाती है, इस तरीके से अगर कोई हार्म करता है किसी को, तो उसके लिए जो सजा है, समझ रहे हैं ना, उस पर्सन के लिए जो वहां जाके उसके घर में जाके रिवेंज ले रहा है उससे, है ना, उस पर्सन को हार्म कर रहा है, क्यों हार्म कर रहा है, क्योंकि वो अपना आर्टिकल 17 के राइट्स को वो पर्सन एक्सरसाइज कर रहा था, इसलिए तो उसका पनिशमेंट क्या है, उसका पनिशमेंट कम ज्यादा से ज्यादा मतलब 2 साल हो सकता है उसका पनिशमेंट, समझ रहे हैं ना, और फाइन तो लगेगा ही लगेगा। तो 2 साल तक की सजा हो सकती है, ये 6 साल वाले के साथ 2 साल तक की सजा भी हो सकती है इस कंडीशन में, अगर कोई पर्सन जाके ऐसा करता है। अब बात आती है 7A, ये अमेंडमेंट के थ्रू आया है, 1976 के टाइम पे अमेंडमेंट हुआ था। तो उसमें कंपलसरी लेबर की बात, अगर मतलब वो बोल रहा है कि कोई भी पर्सन को अगर फोर्स किया जाता है स्कैवेंजिंग के लिए, स्वीपिंग के लिए, है ना, ये सब चीज़ों के लिए अगर फोर्स किया जाता है, तो 3 से 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट है और 100 से 500 रुपए का फाइन भी है। अच्छा, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ट्रिविया है कि पहले ये अनटचेबिलिटी के नाम पे एक्ट था, ठीक है, फिर उसके बाद ही 1976 में अमेंडमेंट हुआ, तब इसका नाम हो गया आपका राइट टू प्रोटेक्शन एंड दैट सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट। ओके। अब बात आती है सेक्शन 8 और 9 में, ये भी दिया हुआ है कि जैसे हमने 6 में देखा था कि कोई अगर गुड्स बेचने को मना कर देता है, तो उस पर्सन का बिजनेस का लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है, और अगर गवर्नमेंट बेस्ड कोई ट्रस्ट है, ठीक है, कोई वर्शिप प्लेसेस हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो होली एंड पार्टली फंडेड बाय गवर्नमेंट, ओके, तो उनके फंड्स को स्टॉप किया जा सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि भाई गवर्नमेंट के फंड का एक तो मिसयूज नहीं हो रहा है, ये इंश्योर किया जा सकेगा, ठीक है। तो इस तरीके के प्रोविजंस भी हमारे सेक्शंस में दिए हुए हैं। एक तो पहला यह है कि लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा अगर बिजनेस उस तरीके से कर रहा है तो, और गवर्नमेंट जो है वो सस्पेंड कर देगी गवर्नमेंट ग्रांट्स को। अब बात आती है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस, सेक्शन 10 में अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस और पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू इम्पोज कलेक्टिव फाइन। तो हम ये देख लेते हैं कि अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस क्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो हेल्प कर रहा है, इंकरेज कर रहा है ऑफेंडर को। जैसे मान लीजिए एक ऑफेंडर है, वो जो ऑफेंड कर ही रहा है अनटचेबिलिटी को प्रमोट करके, ठीक है, लेकिन उसके साथ कोई एक अनदर पर्सन है, वो आ गया है, वो उसको सपोर्ट कर रहा है, तो ये अबेटमेंट, उसको भी, वो पर्सन को भी सेम सजा होगी उस इस एक्ट के तहत। उसको जैसे इसको किसी को 1 से 6 महीने की सजा हो रही है, तो उस अबेटमेंट मतलब उस व्यक्ति को जो सपोर्ट कर रहा है उसको भी सेम सजा होगी, ठीक है। अगर पब्लिक सर्वेंट है, वो निग्लेक्ट करता है इन्वेस्टिगेशंस को, तो वो भी अबेटर के अंदर आएगा, वो भी एक सपोर्टर की तरह कहलाएगा कि इस एक्ट में वो सपोर्ट कर रहा है। ओके। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या है, कलेक्टिव रूप में अगर मान लीजिए कहीं पे कुछ हुआ, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल्स इन्वॉल्व हैं सपोर्ट करने के लिए, जैसे मान लीजिए गांव के पूरे लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ऑपरेस करने के लिए, उसको अनटचेबिलिटी उनके साथ हो रही है, ठीक है, तो
सबको कलेक्टिव रूप में फाइन देना पड़ेगा, ठीक है, कलेक्टिव रूप में फाइन देना पड़ेगा ग्रुप ऑफ पीपल को। तो किस तरीके से, एक तो अप्रोप्रिएटेड बेस में फाइनेंशियल कैपेसिटी किस तरीके की है वो फाइन डिसाइड करेगी। पूरे गांव में या सोसाइटी में जहां भी ऐसा इस एरिया में हुआ है वहां पे ढोल बजा के सबको नोटिस दिया जाएगा कि भाई आपको फाइन भरना है, ठीक है। लेकिन जो एग्रीव्ड पर्सन हैं उस एरिया के, भाई जो विक्टिम है उसको बस ये क्या है, एग्जाम्पशन रहेगा कि उसको फाइन नहीं भरना। भाई जिसके साथ हुआ है वही फाइन भरने लगेगा क्या? ऐसा तो होगा नहीं, है ना? सही बात है ना? और रिकवरी जो है वो सीआरपीसी के तहत की जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं कि रिपीटेड ऑफेंडर, जैसे मान लीजिए जो बार बार ऑफेंड करते हैं, ऑफेंस करते हैं, तो उनके लिए क्या है प्रावधान। तो सेकंड ऑफेंस अगर किसी ने फिर से सेकंड बार किया है तो 6 महीने से लेके 1 साल तक का सजा है। पहले तो 1 से 6 थी, लेकिन 6 महीने से लेके 1 साल तक की सजा है, और 200 से 500 का, सॉरी, 200 से 500, 200 से 500 की फाइन है। फिर थर्ड ऑफेंस की बात की जाए तो 1 से 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रिपीटेड ऑफेंडर्स को सजा दी गई है, ये आप थोड़ा याद रखिएगा, शायद 2 मार्कर क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब सेक्शन 13 की बात की जाए तो कोई भी सिविल कोर्ट को पावर नहीं है ये डील करने के लिए केसेस, क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर आता है, आप समझ रहे हैं ना, कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये, तो सिविल कोर्ट नहीं करेगा इसमें कोई काम। सेक्शन 14 में कहा गया कि कोई कंपनी, अगर मान लीजिए कोई कंपनी के अंदर ये सब चीजें हो रही हैं, अनटचेबिलिटी का केस देखने में आता है, तो पर्सन इंचार्ज के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अगर पर्सन इंचार्ज प्रूव कर देता है कि भाई मेरे नॉलेज में ये ऑफेंस नहीं हुआ है, ठीक है, और उसने कुछ पॉसिबल स्टेप्स पहले से लिए हुए हैं कि इस तरीके की घटनाएं ना हो, तो मान लीजिए कोई कमेटी बना के रखी हुई है ना, या फिर कुछ इनिशिएटिव ऐसे रखे हुए हैं कि अनटचेबिलिटी ना हो, तो फिर वो पनिशमेंट उसको नहीं मिलेगी, पर्सन इंचार्ज को नहीं मिलेगी, जिसने किया उसके ऊपर मिलेगी, या सिस्टम के ऊपर आएगा। अब बात आती है 14A में, इसमें ये अमेंडमेंट में आया है 1976 के, इसमें क्या है कि इम्यूनिटी दी गई है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को, अगर कुछ वो गुड फेथ में करते हैं तो, ठीक है। अब ऑफेंस हम देख लेते हैं कि कॉग्निजेबल और ट्रेएबल समरियल, मतलब क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है एक तो, ठीक है, हमने पढ़ ही लिया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये, ठीक है। और जैसे मान लीजिए जिसका 3 महीने से कम का इम्प्रिजनमेंट होता है ना, हमने देखा कि 1 से 6 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट की बात है, लेकिन समरी ट्रायल में ये पाया जाता है कि 6 महीने से अगर कम की है तो फास्ट ट्रैक जस्टिस के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है समरी ट्रायल देकर तुरंत निपटा सकते हैं केसेस को, ठीक है। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अबेटमेंट के केस में अगर मिल पाया जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसके ऊपर केस या सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो ये पॉइंट थोड़ा याद रखिएगा आप। उसके बाद आता है कि ड्यूटीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू इंश्योर राइट्स अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 4 मार्कर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में आ सकता है या 8 में भी आ सकता है। तो ड्यूटीज आप थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या ड्यूटीज हैं। सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, सिंपल है, पॉइंट में याद हो जाएगा, जैसे अनटचेबिलिटी जो फेस कर रहे हैं उनको उनके राइट्स के बारे में फुल्ली अवेयर कराना, लीगल एड एंड सपोर्ट प्रोवाइड कराना, ऐसे स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट करना जो लीगल एक्शंस के बारे में देखें, स्पेशल कोर्ट्स को इस्टेब्लिश करना जो इस ऑफेंस को अंडर दिस एक्ट हैंडल करें और स्पीडी ट्रायल्स हो पाए, कमिटीज बैठाना, ठीक है, जो इम्प्लीमेंट करे ये सब जो एंटी अनटचेबिलिटी मेजर्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करे स्टेट लेवल में, ओके। सर्वे एंड आइडेंटिफिकेशन कराना कि ऐसे कहाँ कहाँ से एरिया हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे अनटचेबिलिटी अभी भी पाई जाती है, अभी भी प्रैक्टिस में है, तो ये सर्वेस कराना, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना, मॉनिटर्स करना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ पूरा डे टू डे तो नहीं बोलेंगे, मतलब आपको मॉनिटर और कोऑर्डिनेशन करना है। एनुअल रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट को भेजना है, एंटी अनटचेबिलिटी मेजर्स क्या क्या उठाए गए हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो मेजर्स हैं ये स्टेट गवर्नमेंट को उठाने हैं, उनकी ड्यूटी है 15A के अंतर्गत। तो ये ज़रूर आप याद रखिएगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, आपको लग रहा है। फिर बात करते हैं हम करंट स्टेटस। अब लास्ट बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने एक्ट को देख लिया भाई कि क्या पनिशमेंट्स दी गई हैं, है ना, और क्या चीज़ें हैं। तो अब करंट में क्या स्टेटस है, क्या स्कीम्स लाई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि अनजस्टिस को ख़त्म किया जाए। इसके बाद हम एट्रोसिटीज़ एक्ट भी पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, तो वो भी इसी का एक पार्ट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, क्या ऐसे स्कीम्स इंप्लीमेंट करेगा जो कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 ये इनको सपोर्ट करे, ठीक है, इनको इन्फोर्स करने में मदद आए।
तो जिससे क्या है कि स्ट्रेंथनिंग हो, है ना? एनफोर्समेंट जुडिशियल मजिस्ट्री की, कंडक्टिंग अवेयरनेस प्रोग्राम्स अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट कराना, है ना? रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड कराना विक्टिम्स को, ठीक है? एक ऐसी रिव्यू कमिटी बनाई जाएगी जो रिव्यू करेगा कि क्या ये एक्ट सही तौर पे इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं सभी स्टेट्स में और क्या स्टेटस है। और वो कमिटी कन्वीन करेगी मल्टीपल टाइम्स टू असेस द प्रोग्रेस एंड एड्रेस ऑफ चैलेंजेस, मतलब देखेंगे कि क्या सुधार और किया जा सकता है, ठीक है? एक डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशन का भी बात चल रहा है। यूजीसी ने प्रपोज किया है एक न्यू ड्राफ्ट जहाँ पे कर्व करना है उसको कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से। सुनने में आया होगा आपको कि बहुत सारी जगह आईआईटी बॉम्बे का भी आपने केस अभी सुना होगा, कुछ दिन पहले न्यूज में था कि हायर एजुकेशन में भी वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन लोगों को मतलब इंस्टीट्यूशन में आप पहुँच गए रिजर्वेशन के थ्रू पहुँच गए, लेकिन वहाँ पे भी ये डिस्क्रिमिनेशन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है, ठीक है? तो ये कुछ स्टेप्स हैं उठाने जाने चाहिए और उठा रही है गवर्नमेंट कि अनटचेबिलिटी को धीरे धीरे और आखिर में एबॉलिश कर दिया जाए। तो अब देख लेते हैं हम कुछ पीवाईक्यूज बहुत ही कौन कौन से आए हुए हैं, जैसे 4 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। तो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया कि कैसे एबॉलिश करना है, पनिशमेंट्स प्रोवाइड करनी है, रिपीटेड ऑफेंडर्स के खिलाफ क्या करना है, अगर कोई लोगों को अनटचेबिलिटी के कारण आपको कोई सामान नहीं खरीदने दे रहा है, बिजनेस नहीं करने दे रहा है, तो उसके लिए क्या है। तो ऑब्जेक्टिव्स तो आपने देख लिए, पहले पेज में पढ़ लिया है, बहुत ही शानदार तरीके से आप लिख पाएंगे। और डेफिनेशंस सिविल राइट्स एंड होटल्स का अंडर दिस एक्ट, तो ये भी इजी क्वेश्चन लग रहा है। तो चलिए आशा करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अब आप लोग चालू रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर अच्छा लगा है आपको वीडियो तो लाइक करिए, कोई प्रश्न है तो कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कीप कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैप्पी लर्निंग। ओके।